मास्टर ऑफ हॉरर में आज आप देखने वाले हो इसका सेकंड एपिसोड जिसका नाम है स्पूक्ड। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जाने। ये कहानी है हैरी नाम के एक पुलिस डिटेक्टिव की जो कि एक बच्चे की किडनैपिंग के केस पर काम कर रहा था। इन्वेस्टिगेट करने पर वो रोन नाम के एक आदमी तक पहुंचा जिसे पूरी तरह पीट कर वो उसके मुंह से निकलवाना चाह रहा था कि बच्चा कहाँ है। हैरी को रेडियो पर साफ साफ ऑर्डर मिले थे कि कुछ भी मत करना, बस उसे अरेस्ट करके ले आओ, लेकिन रेडियो उसने ऑफ कर दिया क्योंकि उसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हैरी उसे पीटता रहा लेकिन उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। तब उसने चाकू निकाला और रोरी को धमकी दी कि जल्दी बताओ वरना तेरी आंखें निकाल दूंगा। रोरी फिर भी कुछ नहीं बोला तो गुस्से से बेकाबू होकर वो रोरी की बॉडी पर कट्स मारने लगा। उससे कोई होश ही नहीं था कि कट्स कहाँ लग रहे हैं, लेकिन इनमें से एक कट उसकी गर्दन पर भी लग गया और कट लगते ही काफी खून बहने लगा, जिस वजह से रोरी बेहोश हो रहा था। लेकिन हैरी को इससे कोई मतलब नहीं था और आखिर में रोरी ने बता दिया कि बच्चा ऊपर है और ये बोलते ही वो बेहोश हो गया। हैरी जल्दी से ऊपर पहुंचा और एक लॉक रूम की अलमारी के अंदर उससे बच्चा मिल गया, वो भी काफी बुरी हालत में। तभी पुलिस वहां पहुंची। हैरी को मालूम था कि उससे अब सवाल जवाब होंगे, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। उसका जो मिशन था उसने वो पूरा कर दिया, बच्चे को सही सलामत पेरेंट्स के पास पहुंचा दिया। तरीका कानून के अंगेस्ट क्यों ना, उससे उसकी परवाह ही नहीं है। उससे कोई भी मेथड अपनाना पड़े वो पूरा काम करता है, इसलिए वो फेमस भी है। अब रोरी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसने हैरी को पास बुलाया। वो हैरी से बोला कि तू ये कभी नहीं भूलेगा, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगा। उसने हैरी की जैकेट पकड़ ली तो हैरी ने रोरी का हाथ पकड़कर पीछे मारा, जिस वजह से उसकी गर्दन में झटका लगा और ब्लीडिंग होने से वो उसी वक्त मारा गया। अब हैरी की मुश्किलात और बढ़ गई। हैरी के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई जिसने हैरी के पिछले सारे रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला यही तो इसके काम करने का तरीका है। किसी का इसने मुंह तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया और एक लेडी को तो उसने सगार से चिल्ला दिया। पता नहीं इसे किस बात का गुस्सा है जो सारे का सारा ये सस्पेक्ट्स पे निकाल देता है। अब ये मुजरिम निकले या ना निकले वो बात की बात है, लेकिन इसके कारनामों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि 15 पेज बड़े पड़े हैं। और इसकी एक खास बात ये भी है कि आज तक इसने किसी के ऊपर भी गोली नहीं चलाई। उससे पूछा कि ऐसे कैसे, तो हैरी ने बोला सेल्फ कंट्रोल, पर सेल्फ कंट्रोल तो इन 15 पेजों में दिखाई नहीं दे रहा। उसका सीधा सा कहना था कि अगर कुछ सही करने के लिए गलत करना पड़े तो वो चलता है, उससे किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है, जिसके चलते उसे पुलिस जॉब से निकाल दिया गया और उसकी पेंशन भी रद्द कर दी गई। बस उसे जेल में नहीं डाला गया क्योंकि उसने एक सेनेटर के बच्चे की जान बचाई। हैरी को यकीन नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा तो हो गया। जिसके बाद हम सीधा आते हैं 15 साल आगे, जब हैरी एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन चुका है, यानी कि पैसे लेकर जासूसी करता है। और इस काम में उसका पार्टनर है जेम्स। उसे एक लेडी ने हायर किया है अपने हस्बैंड की जासूसी के लिए। तो उसके सारे सबूत जमा करके उसने लेडी को पकड़ा दिए, जिसके पैसे इसने पूरे $2000 दिए और इसके अलावा $4000 एक्स्ट्रा चार्ज किए अपना मुंह बंद रखने के लिए, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ साथ उस लेडी की जासूसी भी हैरी ने कर ली थी। हस्बैंड वाइफ दोनों के अफेयर्स चल रहे थे। तो कुछ इस तरह आज भी ये अपने तरीके से काम करता है। उसने देखा कि जेम्स एक नई गन लेकर आया है, लेकिन गन्स उसे खास पसंद नहीं, तो उसने साफ बोल दिया कि इस गन को अपने घर पे रख, दोबारा मुझे ये दिख ना जाए। कुछ टाइम के बाद उसे फोन आया एक नए काम का। क्लाइंट से मिलने वो एक डाइनर में पहुंचा जहां चाय में वो चीनी डाल रहा था कि तभी क्लाइंट भी आ गई जिसका नाम था मेरिडिट। उससे भी अपने हस्बैंड की जासूसी करवानी थी। वो नाइट ड्यूटी करती है तो इसे शक है उसके पीछे उसका हस्बैंड नई लड़कियों को अपने घर पर लाता है। हैरी को रात में उसके घर की जासूसी करके उसे सबूत देना है, वो भी जल्द से जल्द। हैरी बिल्कुल तैयार था क्योंकि ऐसे काम करने के लिए इसके पास एक वैन है, लेकिन मेरिडिट ने वैन के लिए मना कर दिया क्योंकि वैन को देखकर उसके हस्बैंड को शक हो जाएगा। मेरिडिट ने बोला कि मेरे घर के साथ वाला घर बिल्कुल खाली है, उसके अंदर से तुम बिल्कुल अच्छी तरह से नजर रख पाओगे और किसी को शक भी नहीं होगा। हैरी इसके लिए मान गया क्योंकि मेरिडिट कुछ ज्यादा ही परेशान थी। लोकेशन पर पहुंचकर वो देखता है कि मेरिडिट का घर तो एकदम आलीशान है, लेकिन सामने वाला घर बिल्कुल खंडर था। लेकिन अब जैसा भी है काम तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि उस घर के अंदर से कोई हैरी को देख रहा था, जिसके बाद हैरी जेम्स के साथ सारा सामान लेकर उस घर में पहुंचा तो देखा कि उस घर की दीवार पर ग्राफिटी बनी हुई थी। हैरी ऊपर वाले रूम में पहुंचा जहां से ये सामने नजर रखेगा। ऊपर एक दीवार पर 4 लोग बने हुए थे जो एक दूसरे के हाथ पकड़कर कोई सैनिक रिचुअल कर रहे थे, लेकिन हैरी ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हैरी ने कैमरा वगैरह सेट किया और मैड्रिड के मना करने के बाद भी अपनी वैन रोड पर खड़ी कर दी जिसमें से जेम्स ऑपरेट कर रहा था। ऐसे ही 10 बज गए, लेकिन अभी तक कोई भी घर में नहीं आया। तभी
अचानक ऊपर वाले रूम की लाइट चली, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लाइट सिर्फ हैरी को दिखाई दे रही थी। जेम्स के लिए तो अब भी अंधेरा ही था। हैरी कुछ आवाजें भी पिक कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन व्यूवर्स को समझ आ गई, जो भी मारपीट उसने सस्पेक्ट के साथ की थी, उन आवाजों में वही सब कुछ बताया जा रहा है। कुछ ही देर में आवाज बंद हो गई और साथ में लाइट भी। सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन तभी अचानक बहुत तेज हंसने की आवाज आई, जिससे ऑलमोस्ट हैरी के कान फट गए। पर इस बार आवाज इसी घर के अंदर से आ रही थी। हैरी चेक करने नीचे गया, बिना ये देखे कि दीवार पर बनी उन चारों लोगों की बदल चुकी हैं। वो लोग खून के आंसू रोते दिखाई जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह से उनकी आत्माएं निकल रही हों। हैरी नीचे बेसमेंट में पहुंचा तो वहां पर उसे वैसी चीजें मिली जैसी उस दीवार पर बनी हुई थी, रिचुअल्स वाली। साथ में 2 बच्चे मिले जो किसी डेयर के चलते इस घर में रात बिताने आए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर में कुछ बच्चे मारे गए थे और लोग कहते हैं कि इस घर ने उन बच्चों को मारा है। ये हैरी को अभी अभी पता चला है। अब हैरी फिर से ऊपर चला गया और उसके चाहते रेडियो दोबारा से ऑन हो गया। ऐसे ही बैठे बैठे वो सो चुका था, तभी अचानक सुबह के 3 बजे और उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बार सामने वाले घर के नीचे वाले रूम की लाइट ऑन हुई और विंडो में 2 लड़का लड़की दिखाई दिए। हैरी को लगा कि काम बन गया, पर जब ध्यान से सुना तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वो लड़की बोल रही थी कि तुमने मुझे बुरी तरह से सिगार से जला दिया। लड़का बोल रहा था कि जो पूछ रहा हूँ बस वो बता। ये तो हैरी के साथ पहले भी हो चुका है, बल्कि इसी ने तो किया था। तो इसका मतलब है वो घर इसके सारे गलत काम इसे याद दिला रहा है। हैरान होकर हैरी खड़ा हो गया और उसका पाँव किसी चिपचिपी चीज पर जा पड़ा, जो था खून, दांत और गोलियां। परेशान होकर वो बाहर जाने लगा, तभी उसका ध्यान पड़ा उस दीवार पर जिस पर बने लोग अब चाकू से अपने गले काट रहे थे। उनके पास में एक और फेस बना हुआ था जिसने आंखें घुमाकर हैरी को देखा भी। अगली सुबह हैरी मेरिडिथ से मिलने गया और उसने साफ बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरिडिथ ने उसे हल्का सा सीड्यूस करके उसे फिर से राजी कर लिया। उसने वापस जाकर जेम्स को कल रात वाली टेप दी कि इसे चेक कर। कल रात किस टाइम लाइट जली थी। जेम्स ने पूरी टेप छान मारी, लेकिन लाइट तो एक बार भी नहीं जली। हैरी घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि दीवार पर बने लोग फिर से पहले जैसे हो चुके हैं, लेकिन वो खून, दांत और गोलियां अब भी घर में पड़ी हुई थी। रात में हैरी एकदम चौकन्ना होकर बैठा था कि तभी अचानक सामने वाले घर की लाइट फिर से ऑन हुई। इस बार 2 बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। हैरी ने ये बात जेम्स को बताई, लेकिन उसके सामने पूरा घर खामोश था। तभी हैरी ने देखा कि ऊपर वाले रूम में एक किलर हाथ में चाकू लिए खड़ा है। बच्चों को मारने के लिए वो नीचे आने लगा, तभी दीवार पे लगे लोगों ने चाकू से अपना गला काट लिया और इस बार हम उसमें से खून बहता हुआ भी देख पाए। हैरी सिर्फ बैठकर देख नहीं सकता था, इसलिए वो फटाफट भागा और सामने वाले घर तक पहुंचा, पर उसका दरवाजा लॉक था। दरवाजे को तोड़कर वो अंदर गया तो देखा कि घर तो सच में खाली है। ना कोई बच्चा है, ना कोई किलर, बल्कि वहाँ पर तो कुछ पर्चे पड़े हुए थे जिनसे पता चला कि ये घर तो बिका हुआ है, यानी कि मेरिडिथ ने उसे उल्लू बना दिया। वो घर से बाहर निकला तो देखा कि अब सामने वाले घर से कोई इसे देख रहा है और वो खुद हैरी है। अब हैरी भागकर उस घर में पहुंचा तो घर का दरवाजा अपने आप बंद होकर लॉक हो गया। हैरी ने फिर से चाकू निकाला तो लाइट फिर से ऑफ हो गई, लेकिन हैरी के पास थर्मल विजन वाले ग्लासेस थे। उन्हें पहनकर उसने खून के निशानों को ट्रेस किया, जिनके पीछे पीछे वो पहुंचा एक आदमी के पास जिसकी गर्दन से खून बह रहा था। हैरी ने ग्लासेस हटाए तो सामने आदमी की जगह उससे मिला एक दरवाजा। उस दरवाजे को पार करते ही वो एक घर में आ गया जिसमें एक दूध के पैकेट में से दूध गिरा था। पैकेट के ऊपर एक बच्चे का मिसिंग पोस्टर था, जिसे देखकर हैरी इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वापस आकर उसने एक आदमी को देखा जिसने अपने दांतों को निकालकर दांतों की जगह गोलियां फिट की हुई थी और हैरी को देखते उसने सब कुछ उगल दिया, यानी कि खून, दांत और गोलियां यहाँ से आई थी। अब हैरी उस घर से निकलना चाह रहा था कि तभी उसके सामने आ गया रोरी। वो बोल रहा था कि तूने मुझे क्यों मारा, इतना बुरा क्यों है। ये बताने के लिए हैरी फिर से उसी घर में पहुंच गया, उसी दूध वाले घर में जहाँ पर 2 बच्चे बैठे टीवी देख रहे थे। उनका डैड एक पुलिस वाला है। बड़ा भाई छोटे भाई को उनके डैड की पिस्टल दिखाता है जो कि अलमारी में रखी हुई थी। वो दोनों उससे खेलने लगे, जिस पे छोटे भाई के हाथ से गोली चल गई और सीधा लगी बड़े भाई को, क्योंकि गन लोड करके अलमारी में रखी हुई थी। बाप की गलती की वजह से बेटा मारा गया और वो छोटा बेटा कोई और नहीं बल्कि हैरी है। हैरी के हाथों उसके बड़े भाई मैक्स की मौत हुई थी। यही वजह अपने कैरियर में उसने कभी गोली नहीं चलाई। अब चूंकि ये बाप की गलती थी तो बात पाई जाती तो बाप को सजा होती, इसलिए बाप ने चुपचाप जाकर मैक्स को जंगल में दफना दिया और हर जगह ये खबर फैला दी कि वो मिसिंग है और साथ ही हैरी से वादा लिया कि वो कभी भी अपना मुंह नहीं
کھولے گا، لیکن ہیری کا باپ اس بوجھ سے بچ نہیں پایا۔ گلٹ میں آ کر اس نے اپنی جان لے لی، اور وہ بھی دانت کی جگہ گولیاں فٹ کر کے۔ اس گلٹ کے ساتھ ہیری کا باپ تو نہیں جی پایا، لیکن ہیری آج تک جی رہا ہے۔ باپ سے کیا وعدہ اس نے کبھی نہیں توڑا، لیکن بھڑاس اس نے ہر جگہ نکالی، اور اب ہم سمجھے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ لائن اس کے باپ نے اسے سکھائی تھی کہ کئی بار چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ غلط کرنا پڑتا ہے۔ اب روری اس سے کنفیس کر رہا تھا کہ تو بھی اس بوجھ سے فری ہو جا۔ ہیری نے چاقو اپنی گردن پر رکھ بھی لیا، اور آلموسٹ وہ کاٹنے والا تھا کہ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ دیوار پر بنے چاروں لوگوں میں سے صرف 3 کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں، چوتھی لڑکی غائب ہے۔ اس سے ہیری کو یاد آیا کہ میریڈتھ کے گلے پر بھی کٹ کا نشان تھا، یعنی کہ وہ چوتھی لڑکی کوئی اور نہیں میریڈتھ ہی ہے۔ میریڈتھ نے اس سے پھنسایا، لیکن کیوں؟ یہ جاننے کے لیے ہیری جیمز کے ساتھ نکل پڑا۔ میریڈتھ کے فون نمبر سے اس نے میریڈتھ کا پتہ نکالا اور سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ وہ اکیلے اندر گیا، یہ بول کر کہ اگر میں 10 منٹ میں واپس نہ آیا تو پولیس کو بلا لینا۔ یہ سن کر جیمز نے اپنی گن نکال لی، اور اندر میریڈتھ نے بھی اپنی گن تیار کر لی۔ ہیری نے اندر جا کر سیدھا یہی پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ میریڈتھ نے کہا کہ روری کے کہنے پر، کیونکہ روری میرا بھائی تھا، ہیری کی وجہ سے روری مر گیا تھا، اس لیے میریڈتھ ایک سٹینی گروپ کے پاس گئی تاکہ وہ روری سے اس کا کانٹیکٹ کروائے۔ وہ اسے اسی گھر میں لے کر گئے جہاں ایک سٹینک ریچول کے ذریعے انہوں نے روری کی آتما کو بلوایا، لیکن وہ گھر ایول تھا تو اس سے بھی کچھ چاہیے تھا۔ وہ ان سب کے دماغ پر حاوی ہو گیا، سیم ہیری کی طرح۔ اس کے وش میں آ کر باقی تینوں تو مارے گئے، لیکن میریڈتھ کو روری نے بچا لیا تاکہ یہ ہیری کو ڈھونڈ لے اور پھر سے اسے تڑپا کر مار دے۔ اور فائنلی وہ دن آ گیا۔ میریڈتھ نے گن نکالی، لیکن ہیری نے اس کی گن لے کر اسی کے اوپر تان لی۔ وہ ہیری کو بول رہی تھی کہ چلا گولی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی ہیری نے گولی نہیں چلائی، بلکہ اس نے سوری بولا۔ اور تبھی جیمز اندر آ گیا، اور اس کے آتے ہی میریڈتھ چلانے لگی کہ مجھے بچاؤ۔ ہیری کے ہاتھ میں ایک گن دیکھ کر اور میریڈتھ کو نیچا گرا دیکھ کر جیمز نے کچھ سوچے نہیں، سیدھا ہیری کو گولی مار دی۔ بعد میں جیمز پچھتاتا رہ گیا کہ جلد بازی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن ہیری نے تو اسے پہلے بھی سمجھایا تھا۔ ہیری بھی مر گیا، لیکن ہنستے ہوئے۔ اس کے فیس پر اسمائل تھی، کیونکہ ایسے ہی غلطی سے اس کے ہاتھوں سے اس کا بھائی مرا تھا، اور ایسے یہ خود بھی مر گیا کسی اور کے ہاتھوں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔